नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। चौतरफा इतनी भारी गर्मी पड़ रही है कि हर कोई मानसून के लिए कलप रहा है। जैसे यूरोप अमेरिका में हो रहा है वैसा भारत में भी हो रहा है। चौतरफा रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। अमेरिकी एजेंसी नासा ने पिछले दिनों बताया कि बीता अप्रैल लगातार 7वां महीना था जब औसत वैश्विक तापमान में नया रिकॉर्ड बना। 1951 से 1980 की अवधि में महीनों का जो औसत तापमान था, बीते 7 महीने उससे लगातार कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा थे। नासा की माने तो 2016 इतिहास का सबसे गर्म वर्ष रहेगा। हम, आप और दुनिया जैसी गर्मी महसूस कर रही है, इसका सीधा अर्थ है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जाहिर है। उस नाते हमें यह तय कर लेना चाहिए कि हम मौसम और मानसून को लेकर अपनी सोच बदलें। हमेशा चौकस रहना होगा। मौसम अनिश्चित और अस्थिर हो गया है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को हमेशा आपात स्थिति की तैयारी करके रखनी चाहिए। मतलब मानसून की भविष्यवाणी पर भी सावधान रहना जरूरी है। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून में 1 हफ्ते की देरी का अनुमान बताया। भारतीय मौसम विभाग ने इस वर्ष सामान्य से अधिक 106% बारिश होने का अनुमान लगाया है। हालांकि मानसून आने में 1 हफ्ते की देर से यह अंदाजा प्रभावित नहीं होता, मगर फिर भी भरोसा नहीं करें। अब मानसून को लेकर आश्वस्त नहीं रहे। यह भी गौरतलब है कि कुछ रोज पहले ही मौसम की भविष्यवाणी करने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काई मेट ने मानसून के सामान्य तारीख 2-3 दिन पहले केरल पहुंचने की बात कही थी। अब मौसम विभाग ने कहा है कि यह 7 जून को केरल पहुंचेगा। मौसम विभाग के अनुमान बदलते मौसम की अनिश्चितता में सवाल है कि हमें इस मामले में कितना और कैसा सावधान रहना चाहिए। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। सोनिया गांधी को सदर बनाए रखने वाले जो बयान आए हैं, उससे राहुल गांधी और उनकी टीम के रहनुमा नाराज हुए हैं। खास तौर से एनसीपी के रहनुमा तारिक अनवर के बयान को उन्होंने अच्छा नहीं माना है। उनके करीबी रहनुमाओं ने कहा है कि कांग्रेस के हामी या मुमकिना हिमायती जमातों को कांग्रेस के दाखिली मामले में दखल नहीं देना चाहिए। दरअसल एनसीपी सरबराह शरद पवार पहले ही राहुल गांधी को लेकर अपना इतराज दर्ज करा चुके हैं। वो इत्तेहाद के मामलों में राहुल से बात नहीं करना चाहते, इसलिए उनकी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट तारिक अनवर ने सोनिया गांधी को सदर बनाए रखने का बयान दिया। उनकी पार्टी चाहती है कि जब तक शरद पवार एनसीपी की कमान में हैं, तब तक सोनिया सदर रहें। दूसरी जानिब कांग्रेस में अलग मंसूबा है। कांग्रेस में राहुल गांधी को फौरन कमान सौंपने का मुतालबा तेज हो चुका है। राहुल गांधी के कुछ करीबी रहनुमाओं ने कहा है कि क़यादत को लेकर कंफ्यूजन का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। क़यादत के 2 मरकज होने से भी पार्टी में बिखराव है। कांग्रेस रहनुमाओं को हर जगह ये जवाब देना पड़ रहा है कि रहनुमा कौन है और राहुल गांधी कब सदर बनेंगे। अगर राहुल गांधी सदर बन जाते हैं तो फिर पार्टी में एक कमान हो जाएगी। ऐसे में तंजीम और इंतखाबात दोनों की जिम्मेदारी तय करना भी आसान हो जाएगा। इसलिए खराब नताइज के बावजूद राहुल जल्द ही सदर बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश की दोनों इलाकाई जमातें बीएसपी और सपा 5 सूबों के इंतखाबात के नताइज से जोश में हैं। खासकर मगरबी बंगाल और तमिलनाडु के नताइज से उनकी बांछें खिली है। बंगाल में दीदी यानी ममता बनर्जी ने कांग्रेस, बीजेपी और बायां महाज तीनों को धूल चटा दी, तो तमिलनाडु में अम्मा यानी जयललिता ने कांग्रेस और बीजेपी को जमीन दिखा दी। तमिलनाडु में तो कांग्रेस सिर्फ 8 सीट जीत पाई, जबकि बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। अम्मा का मुकाबला एक दूसरी इलाकाई पार्टी डीएमके ने ही किया। तभी बीएसपी और सपा के रहनुमाओं को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और बीजेपी तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी रहेगी और असली मुकाबला बहन जी और भैया जी में होगा। बीएसपी सरबराह मायावती को बहन जी कहा जाता है और अखिलेश यादव भैया के तौर पर मशहूर हुए हैं, इसलिए दोनों की जमातों के रहनुमा उनकी तशहीर इसी तौर पर कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस खिताब से लोगों से जुड़ पाना आसान है। तभी कहा जा रहा है कि इंतखाबी तशहीर में दोनों रहनुमाओं को इसी तौर पर दिखाया जाएगा। हिंदुस्तान में वैसे भी बहुत कम रहनुमा हैं जिनको इस तरह का लक़ब मिलता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही अपने लिए मामा का लक़ब ले लिया है और मुसलसल इंतखाबात जीत रहे हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश इंतखाबात के लिए कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि इंतखाबात की पूरी जिम्मेदारी खुद अमित शाह संभालेंगे। जैसे उन्होंने इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी के नाते पार्टी को आम इंतखाबात लड़वाया था, वैसे ही असेंबली का इंतखाब लड़वाएंगे। बीजेपी के जराये के मुताबिक उनके मंसूबे में तुरूप का पत्ता वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। कहा जा रहा है कि किसी मुकामी रहनुमा की बजाय वो मोदी के चेहरे पर दांव लगाएंगे। इस मंसूबे के मुताबिक उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। मरकज में मोदी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने के जश्न के साथ ही इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। 2 साल मुकम्मल करने के मौके पर पार्टी की तरफ से मगरबी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कल एक रैली का इनकाद हो रहा है। वजीर आजम मोदी इस रैली को खिताब करेंगे। 1 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में मोदी की ये दूसरी रैली होगी। इससे पहले 1 मई को उन्होंने सूबे के शुमाली हिस्से बलिया में रैली की थी। वहाँ उन्होंने मुफ्त LPG कनेक्शन बांटने की उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। आइंदा महीने 12 और 13 जून को समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले इलाहाबाद में बीजेपी की कौमी काउंसिल का इजलास होगा और उसके बाद मोदी एक रैली को खिताब करेंगे। इसके बाद आइंदा 2 महीने में 2 या 3 मजीद रैलियां कराई जाएंगी। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। हिंदुस्तान ने चीन के सरमायाकारों को बेहतर माहौल देने का वादा करते हुए उनको मेक इन इंडिया और दीगर प्रोग्राम्स में हिस्सेदारी के लिए मदऊ किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों ममालिक के कारोबार में इजाफा होगा। 4 रोजा दौरे पर चीन गए सदर मोहतरम प्रणब मुखर्जी ने अपने दौरे के दूसरे दिन आज हिंदुस्तान और चीन के कारोबारियों के ग्रुप को खिताब करते हुए उन्हें हिंदुस्तान में सरमायाकारी करने के लिए मदऊ किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत उनकी सरमायाकारी को मुनाफा वाला बनाने में मदद करेगी। सदर मोहतरम ने कहा कि कारोबारियों को दोनों ममालिक के तरक्की से पैदा होने वाले मौके का फायदा यकीनी तौर पर उठाना चाहिए। सदर मोहतरम प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हिंदुस्तान चाहता है कि चीन के बाजार में हिंदुस्तानी पैदावार की पहुंच बढ़े। इससे तिजारत का तवाजुन ठीक होगा जो अभी चीन की हिमायत में झुका हुआ है। सीपीएम के सीनियर रहनुमा और पॉलिट ब्यूरो के मेंबर पिनराई विजयन ने आज केरल के 12वें वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर पी सदाशिवम ने उन्हें ओहदे पर हलफ दिलाया। उनके साथ 19 मजीद वज़रानी भी हलफ लिया। सेंट्रल स्टेडियम में मुनाकिदा एक प्रोग्राम में उनको वजीर आला और उनकी काबीना को हलफ दिलाया गया। इंतखाबी नताइज आने से पहले तक वजीर आला के ओहदे के मजबूत दावेदार माने जा रहे VS अच्युतानंद ने उनको और उनकी काबीना को मुबारकबाद दी। हलफ बर्दारी तकरीब में सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी और साबिक जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करात समेत सभी अहम रहनुमाओं ने हिस्सा लिया। मरकजी वजीर रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने आज कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों में पैनिक बटन, CCTV कैमरा और व्हीकल्स का पता लगाने वाली मशीन लगाना जरूरी होगा ताकि खवातीन मुसाफिरों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। नितिन गडकरी ने कहा कि हुकूमत इससे मुताल्लिक नोटिफिकेशन 2 जून को जारी करेगी। गडकरी ने कहा कि निर्भया के मामले के बाद खवातीन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हमने अहम फैसला लिया है कि सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों में इमरजेंसी पैनिक बटन, CCTV कैमरा और GPS लगाना जरूरी होगा। गडकरी ने आज एक पायलट मंसूबे का इफ्तिताह किया जिसके तहत राजस्थान रोडवेज की ऐसी 10 लश्करी बसें और 10 जनरल बसों को चलाएगी जिसमें इमरजेंसी बटन और CCTV कैमरा लगे हैं। बीजेपी ने 11 जून को होने जा रहे एवान बाला के इंतखाबात के लिए मरकजी वजीर तवानाई पीयूष गोयल को महाराष्ट्र से नामजद किया है। पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र असेंबली में एवान बाला के इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मरकज और महाराष्ट्र में बीजेपी की हिमायती जमात शिवसेना ने अपनी पार्टी से गुज़िश्ता हफ्ते संजय राउत को एवान बाला के लिए नामजद किया था। महाराष्ट्र से एवान बाला की 6 सीटों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। गौरतलब है कि एवान बाला की 57 सीटों के लिए 2 साला इंतखाबात होने वाले हैं। जून से अगस्त महीने के दरमियान 15 सूबों के 55 एवान बाला के रुकन की मियाद जून से अगस्त महीने के बीच खत्म हो रही है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भारत में मानसून पर खेती आधारित आबादी ही निर्भर नहीं होती है बल्कि उद्योग क्षेत्र की भी आशा बनी होती है। इसलिए कि गांव में खुशहाली आई तो उत्पादों की मांग बढ़ेगी। आर्थिकी का पूरा चक्का मानसून और मौसम की स्थिरता से चलता है। अब सरकारों को तैयार रहना चाहिए कि यदि मानसून आशा के अनुसार नहीं आए तो उससे कैसे निपटा जाएगा। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा।
मौसम का कोई ठिकाना नहीं है और तमाम कयास आराइयों के बावजूद मानसून का भी कोई भरोसा नहीं है। महकमा मौसमियात ने पहले कहा कि मानसून तय वक्त पर आएगा और 106% बारिश होगी, यानी मामूल से ज्यादा बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए। फिर माहौलियात का अंदाजा बदल गया। अब कहा जा रहा है कि ये 1 हफ्ते की ताखीर से पहुंचेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा फिक्र की बात यह है कि महकमा मौसमियात ने कहा है कि इस बात के इम्कानात 92% है कि मानसून मामूल या मामूल से बेहतर रहेगा। यानी महकमा मौसमियात को अपने अंदाजे में भी 100% यकीन नहीं है कि बारिश मामूल के मुताबिक रहने वाला है। वैसे मुल्क के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, जुनूबी हिस्सों में तो जबरदस्त बारिश हुई और चेन्नई में सैलाब का खतरा पैदा हो गया, लेकिन ये मानसून की बारिश नहीं थी। बंगाल के साहिल में अचानक दबाव का मरकज बनने से बारिश हुई। इसी तरह कुछ इलाकों में मगरिबी माहौल की वजह से बारिश हो गई। कई इलाकों में बेमौसम आंधी तूफान से आम और लीची की तैयार फसल मुतासिर हुई। बारिश से पहले मुल्क भर में आसमान से आग बरस रही है। कई इलाकों में टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर चला गया। तकरीबन पूरे मुल्क में टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ है। ज्यादा से ज्यादा और कम से कम टेम्परेचर के बीच का फासला कम रहा है, जिसमें तकरीबन 24 घंटे गर्मी बनी रही। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत मुल्क के सभी इलाकों में बिजली की मांग का रिकॉर्ड टूट गया। गर्मी के अदद दहाइयों पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। नासा का अंदाजा है कि ये साल तारीख का सबसे गर्म साल होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है। हर साल गुज़िश्ता साल के मुकाबले ज्यादा गर्म हो रहा है। इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग के जिस खतरे के तई दुनिया के साइंसदान आगाह कर रहे थे, वो हकीकत में तब्दील होकर हमारे सामने है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा खतरा ये है कि इससे माहौलियात व मौसमियात की साइकिल मुतासिर होती है। कब कैसा मौसम रहेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान जैसे मुल्क को हो सकता है, जहां आज भी ज़राअत मानसून पर मुनहसिर है और मुल्क की इक्तिसादियात ज़राअत की पैदावार से काफी गहराई से जुड़ी है। मानसून अच्छा हो तो पैदावार अच्छी होती है और फिर इक्तिसादियात में भी तेजी लौटती है। देही इलाकों में मांग बढ़ती है, जिससे तरक्की की शरह बढ़ती है। यानी हिंदुस्तानी ज़राअत और उससे जुड़ी इक्तिसादियात का एक पहिया है जो मानसून से मुतासिर होता है, जो फिलहाल बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। तभी कहा जा रहा है कि हुकूमत को हर वक्त हालात से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। मौसम से जुड़े हुए किसी भी अंदाजे को मानकर तैयारियों में यकीन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसका असर हर तरफ है। काश्तकार की जिंदगी और इक्तिसादियात तो मानसून से मुतासिर होती ही है, साथ ही आम जिंदगी भी मुतासिर होती है। जैसे जिन इलाकों में ज़राअत पर मार नहीं है, वहाँ भी पानी का बहरान है। पानी की सतह में जमीन की सतह से लेवल नीचे जाने से बोरिंग के जरिए भी पानी निकालना नामुमकिन होता जा रहा है। इसलिए पीने के पानी को लेकर सिंचाई के लिए पानी तक का बहरान है। हुकूमत सिर्फ बुरे हालात में मुहिम चलाकर इस बहरान से नहीं निपट सकती है, उसे मुसलसल मुहिम चलानी होगी और हमेशा तैयार रहना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद गर्मी और मानसून पर चर्चा करेंगे। मौसम विभाग ने केरल और कर्नाटक के 14 केंद्रों पर प्राप्त संकेतों के आधार पर मानसून के पहुंचने का अनुमान लगाया है। सप्ताह भर लेट हो सकता है, मगर इस बीच बंगाल की खाड़ी के चक्रवाती दबाव से जो भारी बारिश हुई उससे अनुमान गड़बड़ा भी सकता है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का अनहोनापन आगे के मौसम की भी शंकाएं बनाता है। मतलब अनुमानों के आधार पर निश्चिंत रहना जोखिम भरा होगा। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आनंद प्रधान हैं। आनंद जी, गर्मी पड़ने में जैसी अनहोनी हो रही है और पूरी दुनिया में बहुत ही मौसम को लेकर जिस तरह के अजीब हालात देखने को मिल रहे हैं, उसमें क्या हमें मानना चाहिए कि मौसम विभाग मानसून को लेकर जो भविष्यवाणी कर रहा है उस पर भरोसा किया जाए? मुझे लगता है कि हाल के वर्षों में मौसम विभाग की भविष्यवाणियां काफी हद तक एक्यूरेट रही हैं। पूरी तरह 100% एक्यूरेट नहीं है, पर एक्यूरेसी की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन इसमें एक बात यह है कि इतने लंबे समय के लिए, क्योंकि मानसून हमारे यहाँ जून से लेकर के सितंबर तक और खास करके लेट मानसून भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अभी पहले दौर के बारे में उन्होंने 7 दिन के देरी की भी बात की है। और वैसे उनका ओवरऑल ये प्रेडिक्शन है कि इस साल औसत से 106% ज्यादा, तो यानी औसत की तुलना में ज्यादा बेहतर मानसून होने की उम्मीद है। लेकिन मेरा यह कहना है कि बावजूद इसके सरकार को और दुनिया भर में, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि मौसम के मिजाज में जिस तरह का बदलाव आ रहा है उसे देखते हुए सरकार को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। उसको अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए और खास करके मानसून अगर लेट के पीरियड में भी अगर वो मान लीजिए 10 दिन भी कहीं देर होता है तो उसके हिसाब से कौन सी फसलों की बुआई होनी चाहिए और उसके लिए क्या किसानों को तैयारी करनी चाहिए। तो इसमें केंद्र और राज्य, क्योंकि
कृषि जो है राज्य का मुख्य विषय है और केंद्र की भी भूमिका है, तो इन दोनों को मिलकर के, और याद ये भी रखना चाहिए कि 2 साल से लगातार एक तरह से कमजोर मानसून रहा है और उसके कारण किसानों की जो आर्थिक स्थिति खास करके 11 राज्यों के 250 जिलों में जो है, तो वहां पर उनके पास इस तरह की आर्थिक स्थिति भी नहीं कि वो एक कृषि में ज्यादा इन्वेस्ट कर सके। तो इस समय उनको सही समय पर कर्ज मिल जाए, उनको खाद मिल जाए, बीज सही समय पर मिले, इन सब की तैयारी देखनी पड़ेगी। नहीं, ये तो एक खेती का पहलू अलग है, लेकिन जैसे पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात पे, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाई कि सरकार को पुराने कायदे, जो पुरानी प्रक्रिया, उसको बदलना चाहिए और मौसम हो, सूखा हो, ये तमाम में इसमें फटाफट फैसले की जो व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कि आपातकालीन योजना एक स्थायी तौर पर हमें बना के व्यवहार करना चाहिए, जिसको कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी। एसओपी आपके पास पहले से रहनी चाहिए और सच्चाई उसमें सोच बदलनी चाहिए, बिल्कुल सोच बदलनी चाहिए। और जितना देर हम करते हैं, अभी हाल के दिनों में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक शुरू की है, पर जबकि ये हो जाना फरवरी मार्च में हो जाना चाहिए था और इसकी तैयारी होनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये भी बात सामने आ चुकी है कि अगर आपका एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो उसका अंततः असर आपकी पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। हालांकि जीडीपी में वो सिर्फ 14% के आसपास उसका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो 40% लोगों की आय पर असर पड़ता है उसके कारण अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है, खास करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। तो इस सब को देखते हुए आपको एग्रीकल्चर को ये नहीं मान सकते कि उसको बाईपास करके बढ़ जाएंगे। पहले नीति निर्माता मानते थे कि उसको बाईपास करके केवल इंडस्ट्री और सर्विसेज से हम ग्रोथ आगे ले आएंगे, लेकिन 2 साल के इस मॉनसून के फेलियर ने यह बता दिया कि अगर इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट चाहिए, 8-8.5% की 9% की ग्रोथ रेट, तो एग्रीकल्चर को भी कम से कम 4% की ग्रोथ रेट चाहिए, जो कि वो हासिल नहीं कर पा रही है। और क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एग्रीकल्चर अभी भी 2/3 एग्रीकल्चर मानसून के ऊपर निर्भर है। लेकिन इसमें ज्यादा बड़ा सवाल ये नहीं हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन का जो असर पूरा वैश्विक पैमाने पर हो रहा है, और भारत में भी मौसम का चक्र हो या बारिश का चक्र हो, सर्दियों का चक्र हो या गर्मी की लंबी हो खींचने का, इस सब की जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर कोई नीतिगत फ्रेमवर्क में या उसमें क्या करें, इसमें अभी तक कोई बहस ही नहीं, कोई विचार ही नहीं आया। हो रही है, मैं तो देखिए इस साल के सरकार के स्तर पर, केंद्र सरकार या सरकार के स्तर पर भी इस साल को जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें इस पर काफी जोर दिया गया। एग्रीकल्चर पर अलग से एक पूरा चैप्टर है और उसी तरह से वो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भी है। तो दोनों ही बातें हैं और दुनिया भर पर इसका असर पड़ रहा है, भारत उसमें अकेला नहीं है। तो हमें उसके हिसाब से तैयारी करनी है। जो महत्वपूर्ण बात है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। जल संरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जल संरक्षण को अभी तक एक तरह से अनदेखा किया गया है। तो जल संरक्षण के सवाल को, छोटे छोटे बांधों को, किसानों को उसके लिए कैसे ट्रेन किया जाए, कैसे उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक प्रोत्साहन भी देने की जरूरत पड़े तो वो भी देने की जरूरत है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और दूसरा, अगर दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन है तो हमको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हमें इंद्रदेव की कृपा पर इस तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए कि सरकार हमेशा आसमान की तरफ देखे। आसमान की तरफ देखने का मतलब है कि आपका नीतियों के फेलियर है। आप नीतियों के स्तर पर बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार नीतियां बदलनी चाहिए, अन्यथा नीतियां बनाने का मतलब क्या है? पर इसमें सरकार के साथ में नागरिक भी या आबादी, इनको भी एक तरह से अब उस नया जो पूरा माहौल जो बदल रहा है, जो मौसम बदल रहा है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। उसको लेकर कोई किसी तरह की मतलब क्या करें, कैसे करें? उसका वजह यह है कि जैसे आप एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन भी जब हुआ था, हरित क्रांति आई थी, तो उसमें एक्सटेंशन सर्विसेज का बहुत बड़ा रोल था। यानी किसानों को ट्रेन करना, नए बीज ले आ रहे हैं, नए खाद ले आ रहे हैं, नए टेक्निक ले आ रहे हैं। उसी तरह से अब जलवायु परिवर्तन के बारे में भी परिवर्तन होना चाहिए। जैसे आपको जो आर्थिक समीक्षा उसमें कहा गया है कि एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन की बहुत जरूरत है। अब दालों की कीमत 250-200 रुपए किलो है, दाल की खेती नहीं हो रही है, तिलहन की खेती ही नहीं हो रही है, और एक तरह से गेहूं और धान की खेती के कारण अनुर्वरता बढ़ रही है। तो एग्रीकल्चर हमारा सिर्फ एक तरह से मॉनसून की फेलियर ही नहीं, बहुत डीप क्राइसिस में है और एक तरह की इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है। तो उसमें एक मेजर शिफ्ट की और बड़े परिवर्तन की तैयारी है, जरूरी है। और जो ये मॉनसून के फेलियर है और 2 साल का सूखा है, ये वार्निंग है। नहीं, लेकिन इसमें जो आप जो कह रहे हैं वो बात के बाई प्रोडक्ट, लेकिन हकीकत में इंफ्रास्ट्रक्चर, भले वो मानसून हो
या भले बारिश का औसत रहा हो, या वो ज्यादा बड़ा, उसको लेकर अब ज्यादा चिंता करनी चाहिए, या कृषि या इस पर ज्यादा फोकस, मतलब उस पर होना चाहिए फोकस, क्योंकि है जुड़े हुए हैं। मानसून के फेलियर से हम क्यों परेशान हैं? क्योंकि उसका सीधा कृषि पर असर पड़ रहा है, करीब 33 करोड़ लोगों की आय पर असर पड़ रहा है, उससे आपकी इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या हम अपनी कृषि को मॉनसून से एक तरह से बचा सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, क्या उसके लिए फेलियर के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और क्या एग्रीकल्चर में फार रीचिंग चेंजेस की जो डिमांड काफी दिनों से चल रही है वो हम कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जी आनंद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।